तो दोस्तों, महामैराथन के इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पूरा इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश को हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में अब तक के 2023 से लेके 2025 तक जितने भी सेट में सवाल पूछे गए हैं और किस टॉपिक से कितना सवाल पूछा गया है, उन सभी सवालों को आज हम लोग देखेंगे और सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, आंसर के साथ देखेंगे। और जो ट्रिकी पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है, जहां हम लोग को समझना है कि कहाँ पे हमें गलती नहीं करना है और क्या चीज करना है कि मैक्सिमम मार्क्स हम लोग अटेन कर पाए, प्राप्त कर पाए, उस चीज को भी हम लोग सीखेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने के पहले तो हम लोग यही समझ लेते हैं कि सिलेबस जो हमारा है इंग्लिश में, कैसा प्रश्न पत्र कैसा होगा। तो प्रश्न पत्र कैसा होगा, पहले इसी बात पे जिक्र कर लेंगे कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में और 2026 में कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पूरा जो आपका पेपर होगा ना, वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन ए होगा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको एक लॉन्ग अनसीन पैसेज मिलेगा 15 नंबर का, और इस अनसीन पैसेज में आपसे क्या कहा जाएगा। इस अनसीन पैसेज में आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के, तो 4 3 12 नंबर का ये हो गया। और 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, जो आपका उस पैसेज में आए मीनिंग पर आधारित होगा। यानी आपका वो क्या चेक किया जाएगा कि आपको मीनिंग आता है कि नहीं आता है। बेसिकली एंटोनिम और सिनोनिम पूछता है। उसी पैसेज में से पूछेगा कि इस वर्ड का सिनोनिम पैसेज में कौन सा शब्द है, या इस शब्द का एंटोनिम पैसेज में कौन सा शब्द है, तो ये आपको बताना होता है। तो ये आपका 15 नंबर का अनसीन पैसेज होगा। सेक्शन बी होगा आपका राइटिंग सेक्शन। अब ये राइटिंग सेक्शन है, ये आपका टोटल है 20 नंबर का। इसमें आपको एक आर्टिकल मिलेगा 10 नंबर का, ठीक है। अब आर्टिकल क्या होता हो सकता है, वो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। अब आर्टिकल जो है वो क्या हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है, या आर्गुमेंटेटिव हो सकता है, या बायोग्राफिकल हो सकता है। ये जो आर्टिकल होगा वो आपको लिखना होगा 100 to 150, यानी 100 से 150 शब्दों में लिखना रहेगा। जो सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन में ही जो अगला क्वेश्चन होगा वो होगा आपका लेटर। लेटर होगा आपका 10 नंबर का, ठीक है। लेटर जनरली क्या होता है, किसी एडिटर को लेटर लिखने को आएगा, या कंप्लेनिंग लेटर आएगा, या कोई बिजनेस लेटर आएगा। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, दोनों में से एक करना होगा, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो राइटिंग सेक्शन आपका हो गया 20 नंबर का। सेक्शन सी जो होता है वो ग्रामर होता है, ये आपका टोटल होता है 25 नंबर का। तो अब इसमें क्या क्या होता है, 25 नंबर में क्या क्या होता है, 2-2 नंबर का क्या क्या होता है। देखिए, नरेशन एक 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन होगा। सिंथेसिस से एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। ट्रांसफॉर्मेशन से 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। सिंटैक्स से भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इडियम एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स, ये भी आपका होगा 2 नंबर का एक एमसीक्यू होगा, ये एमसीक्यू होगा, ठीक है। सिंटेक्स भी एमसीक्यू होगा। सिनोनिम 2 नंबर का एमसीक्यू होगा। एंटोनिम 2 नंबर का एमसीक्यू होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 नंबर का एक एमसीक्यू आएगा। और ये होमोफोन होगा, मतलब 2 शब्द होंगे, दोनों का उच्चारण सेम होगा, स्पेलिंग अलग होगा और मीनिंग अलग होगा, उसको अपने सेंटेंस में बना के लिखना होगा उसमें। ये हो गया आपका टोटल कितने का, 20 नंबर का हो गया। सब 2-2 नंबर का रहेगा, जिसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू होगा और कुछ लिखने वाला भी होगा, ठीक है। और आपका ये 5 नंबर का आएगा क्या,
7 या 8 सेंटेंस का एक हिंदी पैराग्राफ आएगा जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा। तो ये टोटल ग्रामर पोर्शन है 25 नंबर का। उसके बाद आता है सेक्शन डी। सेक्शन डी लिटरेचर है, जिसमें आपका प्रोज है 15 नंबर का, जिसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 पूछे जाएंगे, एक ऑप्शन में रहेगा, 2 का जवाब आपको देना रहेगा, 4-4 नंबर का होगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होगा और एक ही आपको करना रहेगा, ये आपका 7 नंबर का होगा। पोइट्री आपका होता है 10 नंबर का। अब 10 नंबर में पहले तो आपको एक 4 लाइन का पोयम देगा और 4 लाइन के पोयम से आपसे 3 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछेगा, 2-2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। और जो प्रश्न होंगे उसमें एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, पूछेगा कि इस 4 लाइन के पोयम में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरॉन है या एपोस्ट्रोफी है या कौन सा है, ठीक है। और पोयम में ही एक क्वेश्चन होगा 9 नंबर पे आपका सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का, ठीक है। 3 पोयम ऑप्शन में देगा, तीनों में से एक पोयम पे आपको सेंट्रल आइडिया लिखना रहेगा। जब आप आगे बढ़ेंगे, जब जाएंगे आप सप्लीमेंट्री में, तो सप्लीमेंट्री में वही सेम क्वेश्चन रहेगा जैसे कि प्रोज में था ना, 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, 15 नंबर का, ठीक वैसे ही सप्लीमेंट्री में भी होगा, ठीक है। अब पहले हम ग्रामर सेक्शन से शुरू करेंगे। वो सभी क्वेश्चंस जो 2023 से 25 के बीच में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सवालों को देखेंगे। अब तो ऐसा धैर्य बना के रखेंगे, वीडियो स्लो होगा, उसको आप स्पीड बढ़ा लेंगे ताकि आपका कम समय लगे और कम समय में आप पूरी जानकारी ले सकें। ये रिफ्रेश होगा, उसके बाद से हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब नरेशन में क्या है ना कि 2023 से लेकर 2025 के बीच में अब तक बोर्ड एग्जाम में जितना भी नरेशन पूछा है उन सबको देखेंगे और नियम के साथ, रूल के साथ ही समझेंगे उसको, ठीक है। क्वेश्चन पे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी 25 का सेट है और ये पेपर का कोड है, 7 कोड यहाँ पे है, ठीक है। तो 7 पेपर का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक क्वेश्चन पेपर में 2 इनडायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, 2 प्रश्न पूछेंगे, दोनों में से आपको एक करना रहेगा 2 नंबर का। तो अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है, ये पहले मैंने लाइव क्लास में पढ़ाया, तो लाइव क्लास में अभी थोड़ा सा इश्यू आ गया था, तो उसको 1 घंटा चलाने के बाद उसको रोका गया है, क्योंकि ये पूरा लॉन्ग, पूरा मुझे तक 2.5-3 घंटे का पूरा बन पाएगा। तो अब वही चीज़ जो समझाया गया उसी को मैं समझा बस देता हूँ और उसके बाद जहाँ से समझाना होगा फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब सेंटेंस देखिए क्या है, शी सेड ब्रदर आई शैल गिव यू माई वॉच, कि भाई मैं तुम्हें अपना घड़ी दूंगी। अब ये सेंटेंस देखिए, इसमें क्या है, असर्टिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है यानी कंजंक्शन हमने क्या लगाया यहाँ पे, दैट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे ये इस्तेमाल किया गया यहाँ पे इसको। तो अब इसी को हम क्या कर लेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट बना लेंगे और सेट को चेंज कर देंगे टोल्ड में। किसी टोल्ड और ब्रदर, उसने अपने भाई से कहा, अपने भाई से तो कहा कि मैं तुम्हें अपना क्या घड़ी दूंगी, वॉच दूंगी, तो ये हो गया कि शी टोल्ड हर ब्रदर, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच में आ गया और यहाँ से ब्रदर गायब हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस है, कंजंक्शन डेट लगा लिया और यहाँ पे जो यू सब्जेक्ट है, ये यू ऑब्जेक्ट है, आई जो सब्जेक्ट है ये बदला है सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार, सब्जेक्टिव केस में तो आई की जगह पे सी लग गया है। और सेल का, अब देखिए यहाँ पे सी है, आई था तो सेल का शुड हुआ, लेकिन अगर सी हो गया है तो यहाँ पे शुड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, सी के साथ उड आता है, तो यहाँ सी के साथ विल आता है, विल का पास्ट उड होगा, तो शुड न होकर के यहाँ पे उड होगा। और फिर यहाँ पे जो यू है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यानी कौन, उसका भाई ना, थर्ड पर्सन भाई है यानी ही है, तो ही को ऑब्जेक्टिव केस में
बदल दिया गया हिम में। और फिर ये फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार। पजेसिव एडजेक्टिव केस में जाएगा तो पजेसिव एडजेक्टिव सी का क्या होता है? हर होता है, तो माई की जगह पे क्या आ गया? हर आ गया। और वॉच हो गया, ये हो गया पूरा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखेंगे, सचिन सेड टू हिज सीनियर व्हाट शुड आई डू सर। सचिन ने अपने सीनियर से कहा कि मुझे क्या करना चाहिए सर। अब फिर से ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, वही क्या हो जाता है? हमारा कंजंक्शन का काम करता है। और क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यानी पूछने का काम हो रहा है, तो सेड टू चेंज होता है किसमें? आस्क्ड में चेंज हो जाता है। तो सचिन आस्क्ड हिज सीनियर, कंजंक्शन क्या हो गया? व्हाट हो गया। और यहाँ पे जो आई है फर्स्ट पर्सन, वो चेंज होगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट, यानी सचिन के अनुसार ही में चेंज हो गया है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि शुड है, शुड चेंज नहीं होता, तो ही शुड, व्हाट ही शुड डू, फुल स्टॉप। और यहाँ पे जो संबोधन शब्द है ना, ये इसको हटा दिया गया और फुल स्टॉप लगा के यहाँ खत्म कर देगा, ये ट्रांसलेट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये समझना है कि पर्सन कैसे चेंज होता है, इस चीज को हम थोड़ा बेहतर से समझ लेते हैं। पर्सन कैसे चेंज करते हैं उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पे कैसे आई मी ये सब कैसे चेंज होता है। और देखिए फर्स्ट पर्सन में आता है कौन कौन? और पर्सन प्रोनाउन आई और वी। इसमें आई क्या है? सिंगुलर है, और वी क्या है? प्लूरल है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, इसका पजेसिव एडजेक्टिव केस माई होता है, यानी आई के लिए अपने का अंग्रेजी माई होता है। और पजेसिव आई का प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, यानी आई के लिए खुद का अंग्रेजी होता है। ठीक वैसे ही वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, वी का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर, पजेसिव प्रोनाउन आवर्स। और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो आवर सेल्फ्स होता है, यानी वी के लिए खुद या स्वयं का अंग्रेजी होता है। यू का ऑब्जेक्ट यू हो गया, ये सब्जेक्टिव केस है पहला वाला, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट यू हो गया, इसका पजेसिव एडजेक्टिव योर हो गया, पजेसिव प्रोनाउन योर्स हो गया। और पजेसिव जो रिफ्लेक्सिव है स्वयं का अंग्रेजी, क्योंकि आई सिंगुलर की तरह भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल की तरह भी होता है। तो सिंगुलर के लिए खुद का अंग्रेजी योर सेल्फ, और जब ये प्लूरल की तरह इस्तेमाल होगा तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो योर सेल्फ्स, यानी ये फट करके डी ई एस हो जाएगा, तो योर सेल्फ्स हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, और पजेसिव एडजेक्टिव हिज होगा, पजेसिव प्रोनाउन भी हिज होगा, और रिफ्लेक्सिव केस हिमसेल्फ होगा। वैसे सी का ऑब्जेक्ट हर हो गया, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हर होगा, पजेसिव प्रोनाउन हर्स होगा, यानी एस लग जाएगा यहाँ पे, और रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ होगा, यानी सी के लिए स्वयं का अंग्रेजी हर सेल्फ हो जाएगा। इट का ऑब्जेक्ट इट हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो गया, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो इट सेल्फ होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम हो गया, और इसका पजेसिव एडजेक्टिव देयर हो गया, पजेसिव प्रोनाउन देयर्स हो गया। और जो इसका पजेसिव और रिफ्लेक्सिव केस है, यानी दे के लिए स्वयं का अंग्रेजी वो देम सेल्फ्स हो गया। अब देखिए आई भी हो गया फर्स्ट पर्सन, यू हो गया सेकेंड पर्सन, बाकी ही सी इट दे ये थर्ड पर्सन हो गए। तो थर्ड पर्सन मतलब इनमें से कोई शब्द आ गया तो वो थर्ड पर्सन है। सेकेंड पर्सन मतलब कि चाहे वो यू योर योर्स योर सेल्फ या योर सेल्फ, कोई आ गया तो सेकेंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन ये हमारा हो गया, 10 वर्ड हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया। अब नियम है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय पर्सन चेंज करने का नियम क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, इन्वर्टेड कामा के बीच में जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। कौन से सब्जेक्ट के अनुसार? ये जो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो सेंटेंस होता है ना, रिपोर्टिंग स्पीच, इसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है फर्स्ट पर्सन। यानी इन दो लाइन में से कोई भी वर्ड अगर इन्वर्टेड कामा के बीच में आ जाए तो उसको चेंज करेंगे कामा के बाहर जो सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट के अनुसार, और जिस केस में रहेगा उसी केस में चेंज होगा। जैसे देखिए आई को चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, और सी के अनुसार सब्जेक्ट में ही चेंज करना है, तो आई की जगह पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आई की जगह पे क्या आ गया? सी आ गया, ठीक है। यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है, तो यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या है? यू, और चेंज होना है मी के अनुसार, तो ऑब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में, ये भी ऑब्जेक्टिव केस में,
क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव केस ही है, तो मी को उठा के यू की जगह पे रख देंगे तो ये मी हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन चेंज हो गया सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन चेंज हो गया मी के अनुसार, मी चेंज हो गया। अब एक चीज और देखिए, जैसे अगला सेंटेंस है, मान लीजिए कि यही सेंटेंस क्या हो गया कि आई की जगह पे सी हो गया और सी इज माई लव, ऐसा हो गया। तो अब सी को चेंज करना है क्योंकि थर्ड पर्सन है और नियम यह है कि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। तो अगर वो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कहीं थर्ड पर्सन सी है या इन्वर्टेड कॉमा के बीच में ये इस सभी वर्ड में से कोई भी वर्ड अगर आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो वो चेंज नहीं होता, वो इनडायरेक्ट में वैसे ही रहेगा। तो अगर सी है तो सी को हम सी में ही रखेंगे क्योंकि प्रेजेंट का पास्ट करना है, तो इसका क्या हो गया वाज हो गया। अब देखिए यहाँ माई फर्स्ट पर्सन है, माई क्या है फर्स्ट पर्सन। अब ये चेंज होगा किसके अनुसार, माई यहाँ पे चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट हमारा क्या सी है, लेकिन माई कौन सा केस है पॉजेसिव एडजेक्टिव केस है, तो सी के पॉजेसिव एडजेक्टिव केस में जाएंगे और माई की जगह जो यहाँ पे है हर उसको रख देंगे, यानी माई की जगह पे क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। तो सी वॉज माई लव, ऐसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सही पर्सन का केस याद रखेंगे और किसके अनुसार चेंज होता है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, ये याद रखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और अगर वो थर्ड पर्सन है यानी इनमें से कोई है तो वो नो चेंज, वो नहीं बदलेगा। ये नियम होता है पर्सन चेंज करने का। तो अब कुछ सवाल देखिए, और सवाल यहाँ पे कटार से चेंज करिए। जैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि जनरल सेड टू हिज सोल्जर्स मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी, आगे बढ़ो और दुश्मनों को मारो। तो जनरल है तो वो अपने सैनिक को क्या करेगा कमांड करेगा। तो पहले तो इंपरेटिव सेंटेंस है तो कामा हटेगा तो कंजंक्शन क्या लगाना है टू लगाना है, और सेड टू को किस में चेंज करेंगे कमांडेड। तो जनरल कमांडेड ये सोल्जर, कामा हट गया कंजंक्शन टू, इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। इंपरेटिव सेंटेंस में जब ऑर्डर या कमांड हो तो कंजंक्शन टू लगाते हैं, जैसे उसमें डैट लगाते हैं, पॉजिटिव में डैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब हो तो अभी यहाँ देखेंगे हेल्पिंग वर्ब हो तो इफ कंजंक्शन लगाते हैं। कंजंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इंपरेटिव में याद रखेंगे टू लगाना है, तो यहाँ बस टू लगा दिया, बाकी सेंटेंस पूरा कॉपी कर दिया, मार्च फॉरवर्ड एंड किल द एनिमी। तो ये टेंस ये चेंज होगा इनडायरेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ ये है कि नरेंद्र सेड टू पूजा आर यू क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट यू अप्लाइड, कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, तुमने अप्लाई किया था उसमें क्वालिफाई हो कि नहीं, क्या तुम क्वालिफाई हो, ऐसा पूछा। तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड से नहीं स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो इन्वर्टेड कामा के बीच वाला सेंटेंस तो कामा हटाते हैं इनडायरेक्ट में, तो कंजंक्शन इफ लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें कंजंक्शन क्या लग गया इफ लग गया, और जो सेड टू है वो चेंज होगा किसमें आस्क्ड में, पूछने का काम हो रहा है। तो नरेंद्र आस्क्ड पूजा, कंजंक्शन इफ लग गया। अब यू क्या है सेकेंड पर्सन, तो ये बदलेगा किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट तो ये है ऑब्जेक्ट, सेड टू का ऑब्जेक्ट क्या है पूजा। अब इसको चेंज करना है, यहाँ यू को चेंज करना है पूजा के अनुसार, यू क्या है सब्जेक्टिव केस में है, तो इसके लिए पूजा मतलब लड़की है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा सी होगा, सब्जेक्टिव केस सी होगा, इसलिए यू के स्थान पे क्या लिखेंगे सी रखेंगे सी, और फिर सी के अनुसार प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट में सी के साथ क्या लगेगा वाज लगेगा, सी वाज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। और फिर यू क्या है यू फिर ऑब्जेक्ट पूजा के अनुसार चेंज होगा, लेकिन इस बार किसमें ऑब्जेक्टिव केस में, यहाँ पे यू क्या ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा हर, तो ये जो यू है यहाँ पे हर में चेंज होगा, और ये यू सी में चेंज होगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस में तो सी हो गया, और ये यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो सी का ऑब्जेक्ट हर हो गया, ऐसे चेंज हो जाएगा। आगे और क्वेश्चन देखिए जो हमने किया है, राम सेड टू मी गॉड इज एवरीवेयर। तो अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इतना तो क्लियर है। तो सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, कामा हट के कंजंक्शन डैट लग गया, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखिए यहाँ पे हम जनरली क्या करेंगे, कहेंगे कि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे, लेकिन सिंपल पास्ट में नहीं चेंज करना।
क्यों? क्योंकि ये जो बात बोली गई है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जो बात अगर इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बात है, तो वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, वो पास्ट में नहीं जाएगा। तो सेम क्वेश्चन उत्तर जाएगा यहाँ पे, गॉड इज एवरीवेयर। यहाँ पर्सन सब थर्ड पर्सन है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हो गया। ऐसा इजी सवाल भी आ सकता है और डिफिकल्ट भी आ सकता है। अगला सेंटेंस देखेंगे, रीता सेड सी कैन डू दिस वर्क। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, कंजंक्शन क्या लगा लिया? दैट। क्योंकि सेड टू का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए सेड को टोल्ड में नहीं बदला गया, सेड को सेड में रखा गया। थर्ड पर्सन है सी, तो थर्ड पर्सन चेंज ही नहीं होगा, केवल कैन का क्या हो गया? कुड। बाकी डू दिस वर्क सेम हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट क्वेरल विथ वन अनदर। टीचर ने विद्यार्थियों से कहा कि आपस में एक दूसरे से मत लड़ाई करो, झगड़ा मत करो। अब फिर से ये डू नॉट की बात क्या है? सीधे एक्शन आ गया, यानी इंपरेटिव सेंटेंस है और निगेटिव है, तो डू नॉट को हटा करके हम क्या लगाते हैं? नॉट टू लगाते हैं, कंजंक्शन नॉट टू लगेगा, ठीक है। और टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पे सेड टू किस में चेंज होगा? ऑर्डर्ड में। यानी क्या हो जाएगा? द टीचर्स ऑर्डर द स्टूडेंट्स, कंजंक्शन क्या लगा? नॉट टू क्वेरल विथ वन अनदर। ऐसा उसमें चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, he said to me I shall help you today। अभी पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। सेड टू चेंज हुआ किसमें? टोल्ड में। सेड टू टोल्ड में होगा, और टोल्ड के बाद कभी टू मत लगाएगा, और लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। सेड टू टोल्ड में हो गया, कंजंक्शन दैट लग गया। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्टिव केस में है, तो ये भी सब्जेक्टिव केस में है, तो बस आई हटाकर के इसकी जगह पे क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे। जैसे आई के साथ सर लगता है, वैसे ही के साथ क्या लगता है? विल लगता है। तो सेल का पास्ट शुड होता है, तो विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, तो यहाँ पे वुड रखेंगे। ही वुड हेल्प, यहाँ पे यू क्या है? सेकेंड पर्सन, ये चेंज हुआ किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। ये भी ऑब्जेक्टिव केस, ये भी ऑब्जेक्टिव केस, तो यू को हटा के क्या रख देंगे? मी रख देंगे, तो हेल्प मी। टुडे जो है, टुडे को चेंज करते हैं जब इंडायरेक्ट में, तो दैट डे लिखते हैं, टुडे की जगह पे क्या आ गया? दैट डे, तो ये चेंज हो गया। अगला सेंटेंस, द गर्ल सेड टू हर मदर माई प्लेट इज एम्प्टी। अब फिर से पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी कंजंक्शन दैट लगाना है, सेड टू की जगह पे टोल्ड लगाएंगे। तो द गर्ल टोल्ड हर मदर दैट, माई फर्स्ट पर्सन है ना, चेंज हुआ किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ गर्ल सब्जेक्ट है, गर्ल यानी सी, तो ये माई क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में है, तो सी का पॉजिटिव एडजेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है, तो माई की जगह पे क्या रखेंगे? हर रखेंगे, क्योंकि कंजंक्शन दैट है, तो ये यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा था तो कैपिटल था, दैट है तो ये स्मॉल रहेगा, यहाँ पे एच स्मॉल रहेगा। दैट हर प्लेट इज का क्या हो जाएगा? वाज, और प्लेट वाज एम्प्टी, ये चेंज हो गया। जितना प्रेजेंट में है वो सब पास्ट में जाता है, ठीक है। अब तो 2025 में जितना सेंटेंस पूछा गया था उसको बता दिया। अब 2024 में जितना इनडायरेक्ट पूछा गया उन सब सवालों को देखा जाए। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, कि कृपया अपनी किताब मुझे 2 दिन के लिए दो। अब इंपरेटिव सेंटेंस है, अब प्लीज है, तो ऐसे में क्या करते हैं? सेड टू को चेंज करते हैं रिक्वेस्टेड में। प्लीज होता है तो सेड टू रिक्वेस्टेड में चेंज होता है, और प्लीज को हटा देते हैं, कंजंक्शन टू लगाते हैं। बाकी सेंटेंस में पर्सन चेंज करना चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है, तो मी को चेंज कर लिया हिम में, सब्जेक्ट के अनुसार। अभी आएगा सेकेंड पर्सन, अब सेकेंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी के अनुसार। पॉजिटिव केस में है तो मी मतलब ये आई का ऑब्जेक्ट है, तो आई का पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव केस माई होता है, तो योर के जगह पे क्या हो गया? माई हो गया, बुक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड ऑल मेन आर मोर्टल, सभी मनुष्य क्या है? नश्वर होते हैं। तो यहाँ पे
सेट का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो टीचर सेट का सेट रहेगा, क्या रहेगा यहाँ, द टीचर सेड दैट, ऑल होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज, ऑल मेन। और देखो यहाँ पे फिर ये क्या है, ये बात जो है ना, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सभी मनुष्य क्या होते हैं, नश्वर होते हैं, इसको आप पास्ट नहीं करोगे, तो ये सेम रहेगा, ऑल मेन आर मोर्टल, यानी कि आर को पास्ट कर दिया, वर में कर दिया, नहीं वर नहीं करेंगे, सेम लाइन उतार देंगे, क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट ऑल मेन, आर का आर रहेगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑल मैन आर मोर्टल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया देखा जाए, द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, लड़कों ने खुशी से चिल्लाया कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जहां पे ये मार्क दिख जाए सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, तो यानी अब जो सेड है वो इसके भाव के अनुसार चेंज होगा। जो एक्सक्लेमेशन वर्ड है हुर्रा, ये दिखाता है अत्यधिक खुशी, अत्यधिक जॉय, तो ये सेड टू, और जो सेड टू है वो चेंज होगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, खुशी से चिल्लाए, लड़कों ने लड़कों ने खुशी से चिल्लाया कि हम लोग मैच जीत चुके हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब इंडेट में चेंज करते हैं तो कंजंक्शन डेट लगाते हैं, सेड को चेंज कर लिया, क्या खुशी का भाव है तो क्लेम्ड विथ जॉय कर लिया, कंजंक्शन डेट लगा लिया। और वी फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज हुआ किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है बॉयज, बहुवचन है, थर्ड पर्सन है, तो इसके लिए प्रोनाउन क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है, प्रोनाउन दे होता है, यानी बॉयज मतलब दे, तो वी सब्जेक्टिव केस में है, तो वी को हटा के क्या ला देंगे, दे ला देंगे, दे कौन है, लड़के हैं, तो और ये हमारे क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यानी ये हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, दे हैड वॉन द मैच, ये पूरा चेंज हो जाएगा। अगला क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे, कि कल तुमने क्या पढ़ा। अब डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड है, यानी यही कंजंक्शन का काम करेगा, और सवाल पूछा जा रहा है तो सेड टू चेंज हो गया, आस्क्ड में कंजंक्शन व्हाट लग गया। अब सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ मी, अब ये सब्जेक्टिव केस में है, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसको सब्जेक्टिव केस में लाना पड़ेगा, मी का सब्जेक्टिव केस आई, यानी यू को हटा के क्या रखेंगे, यहाँ पे आई रखेंगे, ये सिंपल पास्ट टेंस है, इनडायरेक्ट में बदलेगा पास्ट के परफेक्ट में, यानी आई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, हैड, और वर्ब का परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगता है, तो स्टडी क्या हो गया, स्टडीड, और ये स्टडी का पास्ट में हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, द प्रीवियस डे, ये पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। अगला है आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा प्लीज हेल्प मी जस्ट नाउ, कि मुझे मेरी अभी तुरंत क्या करो, मदद करो, तो अब फिर से प्लीज आ गया, यानी सेड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में, कंजंक्शन क्या लगाएंगे, टू, हेल्प हो गया, अब मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कौन है, आई, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन, यहाँ भी फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस में है तो आई का ऑब्जेक्ट मी ही होता है, या मी का मी रहेगा, मी चेंज नहीं होगा, और जस्ट क्या हो गया, जस्ट, जस्ट का जस्ट रहेगा, ठीक है। बट नाउ का क्या होता है, देन होता है, नाउ को जब इनडायरेक्ट में लेके आते हैं तो उसकी जगह पे देन लिखते हैं, तो टू हेल्प मी जस्ट देन, तो ये सेंटेंस पूरा सही होगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या, अब मतलब ये खत्म हो गया, इनडायरेक्ट खत्म हो गया, 2023 से लेकर 2025 तक जितना भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा था, सभी क्वेश्चन को हमने देख लिया, उसको चेंज कर लिया। अब 2023 से लेकर 2025 के बीच में जितना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, उन सेंटेंस को भी हम क्या करेंगे, देखेंगे, तो 2025 का सेट अभी चलेगा। तो अब ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो सभी वर्ड आप याद रखिएगा, ये भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब गलत हो नहीं सकता, जितना बताया जा रहा है अगर उतना आप पढ़ लिए, बस उतना ही पढ़ना, उससे बाहर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस उतना ही पढ़ना जहाँ जितना ये
यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और 3 साल का प्रीवियस क्वेश्चन है और हर साल का 7 सेट है, उन सभी का क्वेश्चन है, तो बाहर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? और रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस इज, करें कि सभी बीमारियों के लिए एक इलाज को हम क्या बोलेंगे? तो पैनेसिया बोलेंगे। पैनेसिया मतलब रामबाण, यानी सर्व रोग हारी। सभी रोगों के लिए, सभी रोगों को जो हर ले वो पैनेसिया बोलेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ बीइंग मैरिड टू वन एट ए टाइम इज कॉल्ड, करें एक समय पर एक शादी करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं मोनोगैमी। याद रखेंगे, मोनोगैमी। एक शादी करने की प्रोसेस को मोनोगैमी करेंगे। अगर कोई 2 शादी करने का प्रोसेस है तो उसे क्या बोलेंगे? बाईगैमी। अगर 2 से अधिक कई शादियां हैं तो पॉलीगैमी बोलेंगे। ठीक है, तीनों वर्ड याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, करें कि जिसको सुधारा न जा सके, जो सुधारा नहीं जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? एक शब्द में, इनकॉरिजिबल, असंशोधनीय, जिसे सुधारा न जा सके, तो इनकॉरिजिबल वर्ड याद रखेंगे। अगला नेक्स्ट है हमारा, वन लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, करें कि वह जो हर चीज के ब्राइट साइड को देखता है, यानी पॉजिटिव चीज को देखता है, उसे क्या कहते हैं एक वर्ड में? तो उसे एक वर्ड में ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। OPTIMIST, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, यानी हर चीज में वो उम्मीद देखता है, पॉजिटिव चीज क्या है उस चीज को देखता है, तो वो ऑप्टिमिस्टिक है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स इज कॉल्ड, कारण कि गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स के द्वारा चलाई जाती है, यानी गवर्नमेंट अपना ऑफिस बनाता है, वहां से अपना काम करता है, ऑफिस में लोग काम करते हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट, ऐसे सरकार को हम क्या बोलते हैं? हम ऐसे सरकार को हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही कहते हैं, कि सरकारी जॉब जिसको मिलता है वो सरकार का नौकर है और सरकार जो भी आदेश देगा उसे करना होगा, तो ये हो गया आपका ब्यूरोक्रेसी। आगे नेक्स्ट देखेंगे, एन इम्प्रेशन विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, करें कि ऐसी छाप जो मिटाया न जा सके, जो हटाया न जा सके, उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? इनडेलिबल, अमीट, जो कभी न मिटे, मतलब जिसे मिटाया, ऐसी छाप जिसे मिटाया न जा सके, इनडेलिबल, ये वर्ड याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अ पर्सन विथ नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड, करे ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक चीजों में बहुत नैरो माइंडेड हो, यानी धार्मिक चीजों का बहुत विरोध करता हो, धर्म को न मानता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? फैनेटिक। क्या बोलेंगे? फैनेटिक बोलेंगे, यानी कट्टर। कट्टर धर्म के कट्टर लोग होते हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं, वो नहीं मानते कि देवी देवता पूजा पाठ नहीं विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को फैनेटिक बोलते हैं। तो फैनेटिक वर्ड याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है, 2025 में जितना पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सब देख लिया, अब 2024 में जितना पूछा गया उसको देखिए। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स इज कॉल्ड, कारण कि वह जो हर चीजों के डार्क साइड यानी निगेटिव साइड को देखता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेसिमिस्ट, यानी निराशावादी। वो हर चीज में निराशा वाली चीजें ढूंढता है, निगेटिव चीज को ढूंढता है, तो उसे बोलेंगे पेसिमिस्ट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, करें कि अगर सरकार केवल एक पर्सन के द्वारा चलाई जाए तो ऐसे सरकार को क्या बोलेंगे? ऐसे सरकार को बोलेंगे, ऐसे गवर्नमेंट को बोलेंगे ऑटोक्रेसी, यानी एक तंत्र, एक ही व्यक्ति सरकार चला रहा है, तो वो हो गया हमारा ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट, ए स्टेट वेयर ऑल रिलीजन्स आर रिस्पेक्टेड एंड प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड, करें कि ऐसा स्टेट जहां पे सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है और सभी धर्म वहां माने जाते हैं, बराबर का सम्मान मिलता है, तो ऐसे स्टेट को हम क्या बोलेंगे?
ऐसे स्टेट को हम बोलेंगे सेकुलर, यानी धर्मनिरपेक्ष। वो धर्म में कोई अंतर, कोई भेदभाव नहीं करता है, तो ऐसे स्टेट को क्या बोलेंगे? सेकुलर। तो हमारा देश क्या है? सेकुलर। किसी राज्य में आप रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो आप किसी भी धर्म को अपना के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है अलाउंस ड्यू टू योर वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज। कहेगी एक पत्नी का अपने पति से अलग होने पे जो अलावेंस यानी जो धन दी जाती है, जो पैसा दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे एलिमनी बोलते हैं। एलिमनी यानी निर्वाह निधि। अगर आपने अपनी पत्नी से शादी किया है और तलाक लेके अलग हो गए हैं, तो आपको उसके खर्चे के लिए पैसा आपको देना पड़ेगा, और उसी पैसे को क्या बोलते हैं? एलिमनी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं निर्वाह निधि। अगला क्या है? अब 2024 का भी जितना पूछा था 2024 में वो सब देख लिया। 2023 में कितना सवाल पूछा गया उसको भी देखा जाए। इफ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड। करें एक विदेशी अगर दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाता है, तो उस विदेशी को क्या बोलेंगे? इमिग्रेंट। अप्रवासी बोलेंगे उसे। अप्रवासी है, आ का मात्रा यहाँ नहीं है, अप्रवासी। इमिग्रेंट बोलेंगे उसे। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। पर एक कोई भी जो भगवान के होने को नहीं मानता है, भगवान के होने में विश्वास नहीं करता है, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे एथिस्ट, नास्तिक। एथिस्ट माने नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता है। तो ये वर्ड याद रखेंगे। और जो भगवान को मानता है उसे क्या बोलेंगे? बस ए हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? थिस्ट। तो ये व्यक्ति वो है जो भगवान मौजूद है, मानता है, ये आस्तिक है। ठीक है। और जो नहीं मानता है वो नास्तिक है, यानी एथिस्ट है। नेक्स्ट, ए सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड। एक स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने ही बारे में सोचता रहता है, उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इगोइस्ट, यानी अहमवादी। आत्म केंद्रित होता है वो व्यक्ति, अहमवादी होता है। ठीक है, इगोइस्ट। नेक्स्ट देखिए, डिसलाइक ऑफ और अवर्जन टू मैरिज इज। कि जो शादी को पसंद नहीं करता है या उससे भागता है, उसकी आलोचना करता है, उसकी बुराई करता है शादी को, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मिज़ोगैमी, विवाह द्वेष। यानी वो विवाह का आलोचना करना, ठीक है, या विवाह गलत है, या जो विवाह नहीं करता, पसंद नहीं, डिसलाइक करता है, उसे क्या बोलते हैं? मिज़ोगैमी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, तो चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2023 से लेकर 2025 के तीनों के साथ साथ सेट में जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था वो सब हमने देख लिया। तो वो नोट करके आप नोट करके एकदम उसको रट लेना, एकदम रट लेना, वही एग्जाम में आएगा, बाहर नहीं आएगा पक्का। ये मेरा अनुभव है कि उससे बाहर आएगा ही नहीं। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है इडियम्स एंड फ्रेजेस, या उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जैसे कहावतें होते हैं ना, कहावतों का इस्तेमाल करके जब हम वाक्य बोलते हैं तो वाक्य बहुत सुंदर हो जाता है, या उसका प्रभाव बढ़िया पड़ता है। तो वही इडियम्स और फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस है। तो 2025 सेट में जो जो पूछा गया उसको देखते हैं। पहला पूछा क्या? इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब है जल्द ही होने वाला, कोई ऐसा काम जो भविष्य में जल्द ही होने वाला है, उसे क्या बोलेंगे? इन द ऑफिंग। तो ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन देगा, क्वेश्चन देगा ये कि फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है, और ऑप्शन में आपको 4 इंग्लिश वर्ड मिलेंगे। उस इंग्लिश वर्ड में इसका जो मतलब रहेगा उसको टिक करना है। तो इसका जो इंग्लिश मतलब है वो क्या है? लाइकली टू हैपन, जो जल्द ही होने वाला है, लाइकली टू हैपन। नेक्स्ट है एट अ स्नेल। एट अ स्नेल का मतलब है बहुत धीरे धीरे, बहुत यानी वेरी स्लोली,
ये अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए वेरी स्लोली एट अ स्नेल के क्वेश्चन में, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट जो इडियम्स है वो क्या है? नल एंड वाइड। नल एंड वाइड का मतलब है इनइफेक्टिव, जो अमान्य है या असख्त है, जो कानून नहीं मानता, ठीक है, उसको बोलते हैं नल एंड वाइड, इनइफेक्टिव। तो नल एंड वाइड का मतलब इनइफेक्टिव होता है। नेक्स्ट, द एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब किसी आंख का तारा होना, इसका मतलब है वेरी डियर, बहुत किसी के प्रिय होना, किसी का बहुत डियर होना, प्रिय होना। नेक्स्ट है, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में रहेगा और ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। ए बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब क्या है? रीजन ऑफ क्वेरल, मतलब विवाद का कारण, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? अ बोन ऑफ कंटेंशन, लड़ाई या झगड़े का कारण। तो ये आपका आंसर है। मतलब इडियम फ्रेजेस का मीनिंग हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ब्रेकआउट का मतलब होता है बिगिन, शुरुआत करना। क्या करना? शुरुआत, शुरुआत करना। और ब्रेकआउट, बिगिन, बिगिन आपको ऑप्शन में मिलेगा। नेक्स्ट, फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब है क्वेरल, झगड़ा करना, झगड़ा करना। तो 2025 सेट में जितना भी इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ब था हमने देख लिया, और 2024 में जितना पूछा गया उसको देखिए। एक है पिक होल्स इन। पिक होल्स इन का मतलब होता है फाइंड फॉल्ट विथ, मतलब खामियां निकालना, गलतियां निकालना, दोष निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं? पिक होल्स इन, ठीक है। फाइंड फॉल्ट विथ, ये आपको ऑप्शन मिलेगा और यही इसका मतलब है। पिक होल्स इन का मतलब फाइंड फॉल्ट। सेट ऑफ का मतलब है टू स्टार्ट टू गो, जाने के लिए शुरू होना, जाने के लिए शुरू करना। सेट ऑफ, जाने, कहीं जाने के लिए क्या करना? शुरू करना। तो ये याद रखेंगे, टू स्टार्ट टू गो, सेट ऑफ का मतलब है। नेक्स्ट, फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब है कि टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट समबडी वांट्स। कोई आपको कोई काम देता है करने के लिए और आप उसमें पूरी तरह से फेल हो जाते हैं, पूरी तरह से असफल हो जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? फॉल फ्लैट, यानी पूरी तरह से असफल होना, पूरी तरह से असफल होना। नेक्स्ट हमारा इडियम्स है सेट इन। फ्रेजल वर्ब है सेट इन, का मतलब टू बिगिन। इसका मतलब है क्या? शुरुआत करना, शुरुआत करना, सेट इन। नेक्स्ट, रन डाउन। रन डाउन का जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है? टू बी इन अ पुअर हेल्थ। तो रन डाउन का मतलब है कि बीमार होना, बीमार होना, या बोल सकते हैं अस्वस्थ होना, और अस्वस्थ होना। पुअर हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य खराब होना, ठीक है। तो रन डाउन का मतलब स्वास्थ्य खराब होना, बीमार होना। अगला है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। इसका मतलब है इमीडिएटली, यानी तुरंत। इसका मतलब क्या है? तुरंत। तो ये आप याद रखेंगे, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। नेक्स्ट, 2023 में जितना इडियम्स, फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ड पूछा गया उसको देखेंगे। टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है टू डाई वाइल इन सर्विस। टू डाई इन हार्नेस का मतलब कि आप काम करते करते, सर्विस करते करते, कोई अगर व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? टू डाई इन हार्नेस, मतलब टू डाई वाइल इन वर्किंग, इन सर्विस, काम करते करते ही, सर्विस में ही मृत्यु हो जाना। नेट अपान। नेट अपान का मतलब है टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना। नेट अपॉन मतलब टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम, कठिन
परिश्रम करना मतलब कठिन परिश्रम करना, मेहनत करना, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब होता है टू टेल, यानी बताना। ये आपको केवल याद रखना, केवल हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, केवल आपको इसको नोट करके रट लेना। तो टू पॉइंट आउट मतलब टू टेल। टू हेल्प फ्रॉम का मतलब है टू कम फ्रॉम, कहीं से आना, ठीक है। टू हेल्प फ्रॉम मतलब आप सीधे बोल दो आना, कहीं से आना, टू कम फ्रॉम। नेक्स्ट, पुल ए फास्ट वन। पुल ए फास्ट वन क्या है? इडियम्स है, इसका मतलब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब है क्या? फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है टू डिसीव। टू डिसीव मतलब हो गया धोखा देना। क्या करना? धोखा देना। टू पुल ए फास्ट वन, टू डिसीव, याद रखेंगे। ये वाला मीनिंग आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। होल्ड गुड। होल्ड गुड का मतलब इफेक्टिव, जो प्रभावशाली हो। प्रभावशाली, क्या? प्रभावशाली, प्रभावशाली, इफेक्टिव। तो होल्ड गुड का मतलब हो गया। नेक्स्ट, तो हमने क्या देखा? फ्रेजेस देख लिया, इडियम्स देख लिया और फ्रेजल वर्ब देख लिया, जितना 2023 से 25 तक पूछा गया था, 21 पेपर सेट में पूछा गया था, वो सब हमने देख लिया, सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है? सिनोनिम्स। और 2023 से लेकर के 2025 तक आपको जितना भी सिनोनिम पूछा गया वो सब आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो सब इंपॉर्टेंट, सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो 2023 में भी 7 सेट होगा, 2024 में भी 7 सेट होगा और 2025 में भी 7 सेट होगा। तो सब में सिनोनिम पूछा गया, वो सब प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे पहला देखिए वर्ड दिया है, ये 2025 का भी चल रहा, ये पेपर कोड है, यानी HB से लेके HZ तक, VW XYZ ऐसे करके है, फिर यहाँ कोड अलग है। वेल का मतलब होता है बिलाव करना, इंग्लिश में सिनोनिम क्या हो जाएगा? मॉर्न। ये आपको अंसार में मिलेगा, ठीक है। मॉर्न हो गया बिलाव करना। क्वियर का मतलब होता है विचित्र, तो इसका सिनोनिम क्या है? पेकुलियर। ठीक, ये सब अंसार पे क्वेश्चन है, तो ये नहीं कि यहाँ दो ऑप्शन नहीं दिया, दो सिनोनिम नहीं दिया, जो अंसार में आंसर दिया है वही आंसर यहाँ आपको मिल रहा है, बस मैं उसका मतलब बता रहा हूँ। तो क्लियर हो गया, पेकुलियर मतलब विचित्र। बोल्ड का सिनोनिम क्या होगा? करेजियस, यानी साहसी, तो दोनों का मतलब साहसी हो गया। इंडस्ट्रियस का मतलब मेहनती होता, परिश्रमी होता है, यानी हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, दोनों सिनोनिम, दोनों का सेम मतलब। फ्रैंक का मतलब स्पष्टवादी, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? कैंडिड। फॉरबिड, मना करना, सिनोनिम हो गया प्रोहिबिट। टिमिड, डरपोक, सिनोनिम कावर्ड, ठीक है, दोनों का मतलब कावर्ड हो गया। 2025 में जितना पूछा था सब देख लिया, 24 में जितना पूछा अब उसको देखेंगे। सीवियर मतलब होता है तीव्र, विकट या नुकीला, तो इसका जो सिनोनिम होता है एक्यूट। सीवियर का एक्यूट होगा तीव्र, ठीक है, नुकीला बोल सकते हैं उसको। बेन तो मतलब सांप होता है, यानी लानत होता है, श्राप होता है, तो कर्स, श्राप, ठीक है। बेन, कर्स, सिनोनिम। नेक्स्ट, इलस्ट्रियस का मतलब होता है प्रसिद्ध, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिनोन्ड। ये एग्जाम में पूछा गया 2024 में, रिनोन्ड, प्रसिद्ध, इलस्ट्रियस, सेम मीनिंग। डिमिनिश, घटाना या कम करना, सिनोनिम क्या हो जाएगा? ड्विंडल, ड्विंडल। अलाउ, अनुमति, अलाउ मतलब क्या हो गया? अनुमति, सिनोनिम हो जाएगा परमिट। अलाउ का सिनोनिम परमिट। अब 2023 में जितना सिनोनिम पूछा उसको देखेंगे। डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी, तो इसका हो गया इंडस्ट्रियस, इसका मतलब परिश्रमी, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट। कंट्रोवर्सी
विवाद, कंट्रोवर्सी मतलब क्या होता है? विवाद। दूसरा मीनिंग विवाद का क्या है? डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी सिनोनिम। जेलस मतलब ईर्ष्यालु, एनवियस इसका मतलब भी ईर्ष्यालु। जेलस का सिनोनिम एनवियस याद रखेंगे। नेक्स्ट, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब हो गया अपमानजनक, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिफ डिफेमेटरी, डिफेमेटरी हो जाएगा। डेरोगेटरी, डिफेमेटरी। डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब क्या करना? नष्ट करना, नष्ट करना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिमोलिश। डिस्ट्रॉय का क्या हो जाएगा? डिमोलिश। नेक्स्ट, एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य होता है इसके माने, और इसका सिनोनिम हो जाएगा सरप्राइज। डेस्टिनी मतलब होता है भाग्य, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फॉर्चून। तो दोनों का मतलब भाग्य हो जाएगा। सिनोनिम देख लिया 2023 से 25 तक जितना सिनोनिम था सब देख लिया। अब एंटोनिम्स पे आएंगे, तो 2025 में ये सेट है 316 HB करके। जो पहला पूछा था उसमें क्या है? जो पूछा है उसमें माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का, तो उल्टा बताना सीवियर। सीवियर मतलब क्या? विकट, बड़ा। विकट मतलब बड़ा हो गया, तो माइल्ड हल्का, सीवियर इसका एंटोनिम हो गया। एसेंट मतलब अनुमति, और इसका एंटोनिम उल्टा क्या हो गया? डिसेंट। एसेंट का क्या हो गया? डिसेंट। नेक्स्ट, क्रूअल, निर्दयी होता है, तो इसका एंटोनिम यानी विलोम शब्द काइंड, दयालु हो गया। एराइवल यानी आगमन, और प्रस्थान हो जाएगा डिपार्चर, इसका एंटोनिम। एंशिएंट मतलब प्राचीन, और विलोम क्या हो जाएगा? मॉडर्न, आधुनिक। नेक्स्ट है क्रिएट। क्रिएट मतलब निर्माण करना, क्या करना? निर्माण करना। डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, तो इसका उल्टा हो गया, क्रिएट का डिस्ट्रॉय हो गया। एंडियर का मतलब है कि किसी को प्रिय बनाना, किसी को लाडला बनाना, किसी को किसी के लिए प्यार बचाना, ठीक है? तो एंडियर उसका एंटोनिम हो जाएगा एलिनेट, एलिनेट हो जाएगा, ठीक है? एंटोनिम याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है ये। एंडियर का एंटोनिम एलिनेट। नेक्स्ट, 2024 में पूछा गया क्या? मॉडर्न का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंशिएंट, ये हो गया आधुनिक, ये हो गया प्राचीन। एबिलिटी योग्यता, एबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा? योग्यता, और इसका एंटोनिम डिसेबिलिटी। एक्सपीडिट का मतलब होता है कोई काम शीघ्रता से करना, शीघ्रता से कुछ करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिले। डिले मतलब देर करना, किसी काम को करने में देर करना, और किसी काम करने में शीघ्रता करना, तो ये दोनों वर्ड हो गए, एक दूसरे के क्या होगा? एंटोनिम। नेक्स्ट, रिगरस का मतलब होता है कठिन, मुश्किल, तो ये हो जाएगा सिंपल, साधारण। सिंपल क्या हो गया? साधारण। दोनों एक दूसरे के एंटोनिम हो गए। बेटर मतलब बेहतर, पहले से अच्छा, तो इसका एंटोनिम होगा वर्स, पहले से बुरा, ठीक है? वर्स याद रखेंगे। जैसे गुड होता है, गुड, बेटर, बेस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और ये सुपरलेटिव डिग्री। वैसे ही होता है बैड का होता है बैड, खराब, वर्स, किसी से खराब, ठीक है? और ये हो जाएगा वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री सबसे खराब, वर्स्ट। तो ये बेटर गुड से है, कंपैरेटिव डिग्री में। अब आगे इधर दिया गेदर, इकट्ठा करना, तो स्प्रेड हो जाएगा फैलाना, ठीक है? सक्सेस सफलता होता, या सफल, और सफलता या सफल होना, तो सक्सेस सफलता क्या हो जाएगा? अनसक्सेस। या एंटोनिम लिखना तो सीधे क्या करेंगे? सक्सेस का उल्टा क्या हो जाएगा? फेल।
असफल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2023 सेट में जितना पूछा, इनएविटेबल का मतलब है अनिवार्य, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अवॉइडेबल। जिस अवॉइडेबल मतलब जिसको अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, तो ये एंटोनिम होगा इनएविटेबल, अवॉइडेबल। जस्टिस न्याय होगा, और इसका जो उल्टा होगा क्या होगा, इनजस्टिस, अन्याय, अन्याय होगा, ठीक है। नेक्स्ट सैवेज का मतलब असभ्य, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब होगा सभ्य। नेक्स्ट है आपका पैट्रियोट। पैट्रियोट मतलब हो गया क्या, देशभक्त। क्या हो जाएगा, देश देशभक्त। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, विलोम शब्द क्या होगा, ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब क्या हो जाएगा, गद्दार या देशद्रोही। क्या हो जाएगा, देशद्रोही। नेक्स्ट चलिए, एंटोनिम सिनोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम हो गया, फ्रेजेस हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, नरेशन हो गया। अब ग्रामर सेक्शन से ग्रामर खत्म हो गया। ग्रामर ए में जब आप जाएंगे तो रीडिंग सेक्शन मिलेगा ना 15 नंबर का। तो अब रीडिंग सेक्शन में क्या मिलेगा आपको, बड़ा सा एक पैराग्राफ मिलेगा, बड़ा सा, जैसे यहाँ देख रहे हैं पैराग्राफ यहाँ पे शुरू हुआ है, और ये पैराग्राफ 2025 में पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया। तो ये पैराग्राफ को पूरा पढ़ना होता है, पूरा ये पैराग्राफ है, और पढ़ने के बाद देखिए अभी तो पैराग्राफ 3 पेज में ये आया है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको उसमें छांट करके आंसर लिखना होता है, ठीक है। जैसे आपको एक चीज में दिखाता हूँ, सवाल पूछा है क्या कि हाउ इज सोसाइटी फॉर्म्ड, कि समाज कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है। तो अब जाएंगे, जब पैसेज में जाएंगे तो आपको कहीं ये लाइन मिलेगा, जैसे यहाँ पे लाइन मिला है देखिए, A society can be formed only when a particular group of people with common inclinations, ideologies and level of enthusiasm, कि समाज कब बनाया जा सकता है, जब विशेष प्रकार का ग्रुप के जो लोग हैं, सबका जो झुकाव एक तरफ हो, सबका विचार एक तरफ एक जैसा हो, और सबके अंदर उत्साह एक जैसा हो, और एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, सोसाइटी बोल देते हैं। ये तरह के लोग होते हैं, सबका उद्देश्य, सबका काम एक जैसा होता है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखा गया, देखिए सेम लाइन नहीं उतारा गया, कुछ बना करके लिखा गया। तो अब देखेंगे आंसर में कुछ बना कर लिखा गया कि सोसाइटी इज फॉर्म्ड, इज में पूछा है तो इज में ही जवाब है, वहां पे क्या था, वहां पे कैन बी फॉर्म था, ठीक है, कैन बी फॉर्म था। तो अगर आप कैन बी फॉर्म बोलेंगे, इसमें पूछा तो फिर वो समझेगा कि बच्चा ने दिमाग नहीं लगाया, सीधा क्वेश्चन का उसमें ढूंढ के सीधा छाप दिया। तो ये आपको छापना नहीं है, जिस वर्ब में पूछा उसी वर्ब में जवाब देना। इस सोसाइटी इज फॉर्म्ड, समाज बनाया जाता है when people with common ideas and interests come together to work on the same platform। करेंगे जब लोग कॉमन मतलब सामान्य विचार वाले और समान एक ही चीज में रुचि रखने वाले लोग एक साथ आते हैं काम करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे, तो फिर वो सोसाइटी कहलाती है, सोसाइटी बन जाती है वो। वैसे आप इसको ढूंढेंगे, व्हाट हैपेंस टू द पीपल वो थिंक डिफरेंटली, करीब उन लोगों का क्या होता है जो समाज से हट के सोचते हैं, अलग सोचते हैं, उनका क्या होता है। तो जब पैसेज में आके उसका आंसर ढूंढेंगे कि जो डिफरेंट पीपल होते हैं उनका क्या होता है, तो यहाँ देखिए, थिंकिंग डिफरेंटली मेक्स देम फील सप्रेस्ड और नेग्लेक्टेड। जो अलग समाज से सोचता है तो वो समाज उनको क्या बना देता है, क्या फील करा देता है, उनको दबा देता है या उनको नेग्लेक्ट कर देता है। अब इसका आंसर सेम तो लिखेंगे नहीं, सेम नहीं लिखेंगे, वो सेम लाइन लिखेगा नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या डिफरेंटली मेक्स है ना, देखिए कुछ उसमें चेंज होगा, क्वेश्चन के अनुसार जवाब देंगे। जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसने पूछा, व्हाट हैपेंस, सिंपल प्रेजेंट नहीं पूछा, ठीक है। तो क्या हो गया,
उन लोग जो अलग सोचते हैं समाज से हटके, उनका क्या होता है, दे फील सप्रेस्ड, उनको लगता है कि उनको समाज ने क्या किया, दबा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, एंड और क्या हो जाते हैं, बिकम डिससेटिस्फाइड विद द सिस्टम, और सिस्टम से वो क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है, अलग हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, या उनको फील होता है कि उनको दबाया जा रहा है या उनको इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि वो अलग सोच रहे हैं। तो समाज का मतलब क्या है कि जहाँ सब लोग इकट्ठा हैं, सेम आइडिया सेम विचार के साथ इकट्ठा है, काम कर रहे हैं, तो एक सोसाइटी है। कोई अलग सोच रहा है तो वो समाज फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको अलग कर देगा। फिर जब अलग हो जाएगा तो वो दबा हुआ महसूस करेगा, इग्नोर किया हुआ महसूस करेगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू सम पीपल बिकम टेररिस्ट, कि कैसे कुछ लोग आतंकवादी बन जाते हैं। इसका जवाब भी जब अनसीन पैसेज में जाएंगे कहीं, तो कैसे कोई आतंकवादी बन जाता है उसमें देखेंगे तो मिलेगा, क्योंकि टेररिज्म पे ही ये बेस है, कैसे कोई आतंकवादी बन जाता है। आगे देखते हैं। चलिए, जब पूरा पैसेज पढ़ेंगे समझ में आएगा। तो यहाँ आपको समझ में आएगा इसमें कि जो अलग हो जाते हैं ना, खुद को इग्नोर समझते हैं समाज से, जो अपने आप को अलग समझते हैं या समाज उसको इग्नोर कर देता है, वो डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अब ये जब डिससेटिस्फाई हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि किससे डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, समाज में जो पॉलिटिक्स है उससे डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, धर्म से, रिलीजन से वो असंतुष्ट होते हैं, लैंग्वेज से असंतुष्ट हो जाते हैं, या घर से भी वो क्या हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं, शिक्षा से भी, और जो है एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार है उससे भी, दे दस बिकम डेविएंट्स, इसलिए वो क्या बन जाते हैं, डेविएंट्स का मतलब क्या है, वही उपद्रवी बन जाते हैं, ठीक है। देयर फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट आर ट्रांसलेटेड इनटू एफर्ट्स ऑफ अग्रेशन डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल्फ। अरे इनका जो ये फ्रस्ट्रेशन है या जो निराशा है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अग्रेशन में, बहुत उपद्रव में, जो वो खुद के खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है, और दूसरों के खिलाफ हो जाते हैं, या पूरी संस्था के खिलाफ हो जाते हैं, या सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। When directed inwards, their frustration brings forth mental illness। करे जब वो जो उनका अपना क्या है, ये जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, या फिर जो ये अग्रेशन है, जब खुद के खिलाफ होता है, तो ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि क्या होता है, मेंटली रूप से क्या हो जाता है, मेंटली रूप से बीमार पड़ जाते हैं। When externally directed, जब यही गुस्सा उनका जब बाहर की तरफ निकलता है, तो उसका परिणाम क्या हो जाता है कि डिस्क्रिशन ऑफ सोशल ट्रेडिशंस, जो भी सोशल ट्रेडिशन है, परंपरा है, उस उससे क्या वो क्या करते हैं, उस पे वो जो भी है आवाज उठाते हैं, उसके खिलाफ जाते हैं, उसका विरोध करते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे लिखा गया, एकदम छोटा सा आंसर क्या लिखा गया कि कोई लोग आतंकवादी कैसे बन जाते हैं, देयर फ्रस्ट्रेशन टर्न्स इनटू अग्रेशन, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है किसमें चेंज होता है, अग्रेशन में, अगेंस्ट सोसाइटी और द गवर्नमेंट, किसके खिलाफ, समाज के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, उनका फ्रस्ट्रेशन ही अग्रेशन हो जाता है। व्हाई इज द कंसेप्ट ऑफ टेररिज्म कंट्रोवर्शियल, करे जो तो आतंकवाद का ये जो कंसेप्ट है वो कंट्रोवर्शियल क्यों है, वो विवादास्पद क्यों है, विवाद में क्यों रहता है। आंसर क्या है, बिकॉज वन पर्सन टेररिस्ट में बी अनदर पर्सन फ्रीडम फाइटर। करेगा ये इसलिए विवादास्पद है क्योंकि एक व्यक्ति जो क्या है, किसी के लिए टेररिस्ट है, वही दूसरे के लिए क्या है, फ्रीडम फाइटर है। तो इसलिए
ये बहुत ही विवादास्पद बात है कि कौन आतंकवादी है। जिसको आप आतंकवादी कहते हैं, हो सकता है कि उसी को लोग क्या कहते हो और क्रांतिकारी बोलते हो। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्सी कंसेप्ट है किसका, टेररिज्म का, आतंकवाद का। अब तो हो गया आंसर, क्वेश्चन 4 हो गया। 3 वो क्या था, 2 नंबर का क्या था, 3 क्वेश्चन था, तो ये आपका 12 नंबर हो गया। ठीक है, अब 3 नंबर आपका उसी पैसेज से क्या होगा, वह क्या बेस्ड होगा, यानी शब्दकोश पे आधारित होगा। तो क्या पूछा, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ प्रिजर्व, प्रिजर्व, प्रिजर्व का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो क्या होगा, प्रिजर्वेशन। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, यहाँ पे प्रिजर्वेशन होगा। नाउन फॉर्म पूछा है, ठीक है। प्रिजर्व उसमें कहीं आया होगा, पैराग्राफ में वर्ड, वो वर्ड आया होगा। फिर पूछा है क्या, फ्रस्ट्रेटेड का नाउन फॉर्म पूछा है। तो फ्रस्ट्रेटेड ये एडजेक्टिव है, नाउन फॉर्म पूछा, तो फ्रस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ भी ये सही है। नेक्स्ट क्या पूछा, करेंगे फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से एक वर्ड पता करो और जो क्या है, जिसका मतलब क्या है, सेट ऑफ आइडियाज है, सेट ऑफ आइडियाज है। तो ऐसा कौन सा उसमें वर्ड आया है, मुझे लगता है कि यहाँ पे सेट ऑफ आइडियाज। अभी यहां से आंसर मिल जाएगा कि दिस क्रिएशन का मतलब क्या, तो लास्ट में दिया सेट ऑफ जो आइडियाज है, यहाँ पे मुझे लगता है कि आइडियोलॉजी इसका मतलब है। ठीक है, कि कैसे आइडियाज को सेट किया जाए, वही तो क्या हमारा आइडियोलॉजी है। तो ऑप्शन नंबर ये भी क्या है, यही सही, तीनों का ऑप्शन ए सही है। वैसे नेक्स्ट आपको फिर एक पैराग्राफ दिया है, फिर 15 नंबर का पैराग्राफ है, फिर इसको पढ़ना है। फिर ये 3 पेज का ये छोटा पैराग्राफ है, और फिर सवाल का जवाब देना है। ठीक है, अब देखिए आंसर कैसे बन रहा है। आंसर बिल्कुल पैराग्राफ से लाइन छाप नहीं रहा, उसको अपने तरीके से कुछ बना करके फिर बोला जा रहा है, आंसर दिया जा रहा है। तो वो भाषा की समझ डिपेंड करता है कि आप कितना भाषा समझते हैं। तो ये आपका 2 यहाँ पे सेट है आपको दिया हुआ। ये किस साल पूछा गया है, ये सन नहीं दिया, 2025 या 24 में पूछा गया। अब यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए खटाक से, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस, उस पैसेज में कोई वर्ड है जिसका मतलब इंपॉर्टेंस है, वो वर्ड क्या है, सिग्निफिकेंस है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडीड एंड, अच्छा कह रहा है कि इस इंडीड और दोनों में क्या अंतर है, दोनों का स्पेलिंग सेम है, अच्छा अलग है। यहाँ पे एक चीज अलग है, ध्यान दीजिए, ये जो इंडीड है वो एक ही वर्ड है, लेकिन दूसरे वाले में इन अलग है और डीड अलग है। करें इन दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों का मतलब समझिए। इंडीड का मतलब होता है कि रियली, सच में, वास्तव में, और ये जो इन अलग है, डीड अलग है, इसका मतलब होता है एन एक्शन और बाय एक्शन। ठीक है, तो पैसेज हो गया। अब यहाँ पे उस दोनों पैसेज में कुछ डिफिकल्ट वर्ड है जो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ। प्रिजर्वेशन का मतलब संरक्षण हो गया, सुरक्षा हो गया। प्रिजर्व का मतलब संरक्षित किया हुआ, प्रिजर्वेटिव संरक्षक पदार्थ, मतलब ये प्रिजर्वेटिव इसका नाउन फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। प्रिजर्विंग वही सेम चीज है। फ्रस्ट्रेशन से कितना वर्ड बन गया है, फ्रस्ट्रेटेड से क्या बन गया, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेटिंग, फ्रस्ट्रेटिंगली। आइडियोलॉजी हो गया विचारधारा। ठीक है, इंक्लिनेशन क्या होगा, झुकाव। और डिसी डिसिक्रेशन, डिसिक्रेशन का मतलब क्या है, अपवित्रीकरण यानी अनादर। ठीक है, उसमें वर्ड आता है ना कि परंपरा का अनादर करने लगते हैं, तो ये हो गया। चलिए, अनसीन पैसेज आपका 15 नंबर का हो गया। जब सेक्शन ए में अनसीन पैसेज 15 नंबर का आएगा। ठीक है, सेक्शन बी में जब आएंगे राइटिंग सेक्शन, ये है, ये आपका 20 नंबर का होगा।
जिसमें आर्टिकल 10 नंबर का होगा, 10 नंबर का आर्टिकल होगा। अब आर्टिकल यहाँ 2 आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो देखिए 2025 में पूछा गया है। आर्टिकल दिया है क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इस पे आपको अपने भाव अपने तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो आर्टिकल यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं कितनी मात्रा में लिखा हुआ है, 2 पेज हो गया, 2 पेज में लिखा गया आर्टिकल। तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि आर्टिकल लिखते समय क्या समझा था, क्या क्या ध्यान देना, कि सबसे पहले आर्टिकल में क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन होगा। तो इसमें आपको कम से कम 3 से 4 लाइन लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में 3 से 4 लाइन लिखना है और फिर पैराग्राफ चेंज कर देना। तो दूसरा जो पॉइंट होगा वो हमारा मेन बॉडी। मेन बॉडी में जो आपका टॉपिक है उसके बारे में अच्छे से पूरा विस्तार से लिखेंगे। ये आपका कम से कम 7 से 8 लाइन, एकदम इतना ही लिखना, इससे न कम न ज्यादा, ठीक है। ज्यादा लिखोगे तो समय नहीं बचेगा, समय नुकसान होगा, और कम लिखोगे तो फिर नंबर कटेगा। तीसरा पॉइंट होता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में फिर वही है, आपको कम से कम 2 से 3 लाइन लिखना। तो आप देखेंगे कि आप ऐसे भी जोड़ेंगे तो 3, 7, 10 और 12 लाइन ऐसे हो जाएगा। ज्यादा कम से कम 12 लाइन, और 12 लाइन ही 12 सेंटेंस है, ठीक है। मैं लाइन लिख रहा हूँ इसको, मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लाइन नहीं है, ये सेंटेंस है, सेंटेंसेस है। यानी इंट्रोडक्शन में कम से कम 3 से 4 सेंटेंस, मेन बॉडी में 7 से 8 सेंटेंस, कंक्लूजन में 2 से 3 सेंटेंस कम से कम लिखेंगे आप, ठीक है। ये सेंटेंस है। तो पूरा जब पूरा आर्टिकल लिखाएगा तो कम से कम कितना सेंटेंस हो गया इसमें, 10 दो 12 सेंटेंस, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, 8 4 12 3 15 लाइन। तो ज्यादा से ज्यादा हो गया 15 लाइन, 15 लाइन नहीं 15 सेंटेंस, ठीक है, 15 सेंटेंसेस। और कम से कम कितना हो गया, 12 सेंटेंसेस। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा नंबर 10 में 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। जब इतना क्वांटिटी में लिखोगे तब पूरा नंबर मिलेगा। कम लिखोगे ज्यादा लिखोगे तो दोनों में नुकसान है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ऊपर से आप एक और है, ग्रोइंग डिप्रेशन ऑफ इन टीनेजर कॉजेज एंड क्योर्स, कि जो टीनेजर्स हैं, यानी जो 8 से 16 साल के बीच वाले जो बच्चे हैं, उनमें डिप्रेशन कैसे बढ़ रहा है, क्या कॉजेज क्या है, कारण क्या है, और उसका समाधान क्या है, उसका इलाज क्या है, उस पर आपको लिखना आर्टिकल। पूरा आर्टिकल पढ़ के अगर मैं समझाऊं तो समय लगेगा, तो अगर चलो एक पढ़ के सुना देता हूं मैं, क्योंकि आप पढ़ के समझोगे तभी तो लिख पाओगे। डिप्रेशन अमंग टीनेजर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। कहीं जो डिप्रेशन है वो टीनेजर में दिन ब दिन बढ़ रहा है। एकेडमिक प्रेशर, स्कूलों का जो प्रेशर है, हाई एक्सपेक्टेशन, लोगों का जो माता पिता का जो हाई उम्मीद है, बच्चों से अपने करते हैं, बच्चे उस पर खड़े नहीं उतरते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कंपटीशन इतना ज्यादा है कि बच्चे उसको फेस नहीं कर पाते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। फियर ऑफ फेलियर, मतलब फेल होने का डर, उससे भी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और मेजर कॉजेज ऑफ डिप्रेशन, ये डिप्रेशन के मेन कॉजेज हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने से भी डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं। आल्सो क्रिएट्स स्ट्रेस, स्ट्रेस क्रिएट करता है। लोनलीनेस, अकेलापन महसूस कराता है। लो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स से भी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। एंड लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, जब उसको पूरा इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। फर्दर वर्सन द सिचुएशन, स्थिति और खराब कर देती है अगर ये समस्या है, लोनलीनेस है, फैमिली अगर दिक्कत है या इमोशनल सपोर्ट उसे नहीं मिलता है, घर का माता पिता का प्यार सपोर्ट नहीं मिलता तो फिर और वो डिप्रेशन में चला जाता है। अर्थ निकालोगे तो आंसर लिख लोगे, ठीक है। कैसे लिखना है,
यह भाषा पे डिपेंड करता है। और एक चीज देखना, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैंने नहीं बताया, वो ये है, अब देखो जब पैराग्राफ लिखोगे ना, इसका एक एक सेंटेंस देखोगे ना, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज ए फंडामेंटल सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट गिव्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, द राइट दिस राइट हेल्प्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोमोट्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आर्टिकल सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इट आल्सो एनकरेजेस सिंपल प्रेजेंट, सब पांचवा फॉर्म या पहला फॉर्म आ रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच डज नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट शुड बी, हाँ जब ये यहां से तुम्हारा क्या है, यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, तो कंक्लूजन वो हमेशा शुड में होता है। जब आप किसको सलाह देते हो तो वो शुड से बेहतर सलाह देते हैं, यहाँ से शुड आ गया, ठीक है। सलाह देने के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं, सिंपल भी आएगा, नहीं शुड आएगा, नहीं तो वुड कुड कुछ भी आ सकता है इसमें, सलाह वाले पोर्शन में। अब यहाँ भी देखो, पहला सेंटेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है या कंटिन्यूअस में है, बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है। आगे देखोगे तो फिर क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, आर यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। आगे देखोगे यहाँ पे सोशल मीडिया आल्सो क्रिएट्स सिंपल प्रेजेंट, पांचवा फॉर्म है। फिर फुल स्टॉप के बाद देखोगे यहाँ पे फैमिली प्रॉब्लम्स एंड लैक ऑफ इमोशंस सपोर्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सॉरी, सर्दी का मौसम है थोड़ा सा। अब ये तो ये चीज ध्यान देना है कि आर्टिकल जो है ना, जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो जनरली किसमें होते हैं, वर्तमान की समस्याओं को बताने के लिए आर्टिकल लिखा जाता है, इसलिए सब क्या होते हैं, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो ये बात ध्यान देना, यानी जो वर्ब का जो मेन वर्ब है, या तो वो क्या हो, इज, एम, आर हो, नहीं तो क्या हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब का पांचवा फॉर्म, नहीं तो वर्ब का पहला, अगर सब्जेक्ट क्या प्लूरल है तो पांचवा फॉर्म, सॉरी, अगर वर्ब सिंगुलर है तो वर्ब का पांचवा फॉर्म, जैसे सी कम्स, वो आती है, तो ये पांचवा फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर ये वर्ब क्या हो जाए प्लूरल, जैसे हम आते हैं तो वी कम, तो वी क्या है, बहुवचन है, तो वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। बाकी आप जानते हैं कि ये सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है, ये आई के लिए, और ये बहुवचन सब्जेक्ट के लिए। एम तो कभी नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी आर्टिकल में आई, वी या यू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब पूरा एक आर्टिकल उठा कर देखो, ये पूरा आर्टिकल देखो, कहीं इसमें आई नहीं मिलेगा, किसी लाइन में आई, वी और यू नहीं मिलेगा, या उसका कोई केस नहीं मिलेगा, ध्यान से देखोगे तो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आर्टिकल फर्स्ट सेकंड पर्सन में नहीं लिखे जाते, हमेशा थर्ड पर्सन में लिखे जाते हैं। तो आर्टिकल जब हमारा हो जाएगा, इसके बाद आता है हमारा अभी राइटिंग सेक्शन में हम लोग अभी 10 नंबर का केवल आर्टिकल देखा है, अब 10 नंबर का लेटर है। अब लेटर आपका क्या होगा, या तो किसी लेटर को, लेटर कह रहा है, किसी एडिटर को लेटर लिखना होगा, नहीं तो कोई कंप्लेन लेटर स्कूल में लिखना हो, कंप्लेन लेटर, चाहे कहीं भी हो सकता है, वो डीएम ऑफिस में भी हो सकता है, या स्कूल में भी कंप्लेंट लेटर हो सकता है, नहीं तो बिजनेस लेटर, यही तीन में से कोई एक पूछेगा पक्का। तो आओ एक देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लो। यहाँ मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा दिखा रहा हूँ, प्रिंसिपल को एक कंप्लेनिंग लेटर है, कंप्लेंट लेटर है, जो सब्जेक्ट क्या है, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी की कमी हो गई स्कूल में, तो आपको स्कूल के प्रिंसिपल को कंप्लेन करते हुए लेटर लिखना। तो लेटर लिखने में देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, सबसे पहले तो जो लेटर लिख रहा है ना उसका एड्रेस, तो ये लेटर सेंड करने वाले का सेंडर से एड्रेस है, ये सबसे पहले उसका एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टू का मतलब है कि लेटर किसको जा रहा है, तो ये कौन रिसीव कर रहा है लेटर को, तो ये हो गया रिसीवर एड्रेस, कौन इसको रिसीव कर रहा है।
पहला काम तो ये होता है कि एड्रेस लिखना होता है, ठीक है। छुट्टी वाले एप्लीकेशन में ये लेटर एप्लीकेशन अलग चीज है, ठीक है। यहाँ केवल लेटर की बात हो रही है, तो एप्लीकेशन में ये वाला पोर्शन नहीं होता है। जब छुट्टी वाला एप्लीकेशन हम लिखते हैं तो उसमें ये वाला पोर्शन नहीं होता, सीधे टू से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है। तो पहला तो हो गया आपका ये एड्रेस मेन, ये वाला पोर्शन लिखेंगे आप लेटर में। फ्रॉम के बाद जो एप्लीकेशन लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है, इसमें मैंने यहाँ पर अपना नाम लिखा हुआ रामपाल साहनी, फिर मैं क्या कर रहा हूँ और फिर किस कॉलेज में पढ़ता हूँ और फिर वो उसका एड्रेस, और जहाँ पे जा रहा उस स्कूल के किस पद वाले व्यक्ति के पास जा रहा, और स्कूल किस स्कूल में ये प्रिंसिपल है, और उसका एड्रेस क्या है, और फिर डेट यहाँ इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसे मत लिखेगा कि 5 तारीख पहला महीना 2026, ऐसे डेट कभी मत डालेगा। डेट हमेशा ऐसे पड़ता है 5 जनवरी 2026, इस तरीके से यहाँ आप कॉमा लगाते हैं। तो डेट डालेंगे सही तो नंबर मिलेगा, नंबर कट जाएगा। क्योंकि लेटर है, फॉर्मल लेटर है, तो सब्जेक्ट हेडिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, कंप्लेंट रिगार्डिंग शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन द कॉलेज। कॉलेज में पानी पीने की जो कमी है उसी को ध्यान में रखते हुए कंप्लेनिंग लेटर है। फिर डियर सर, फिर से यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करेंगे। जो भी आपकी भाषा होगी आप लिखेंगे कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ में, इस तरीके से। और यहाँ पे जब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो ये इसको बोलते हैं क्लोजिंग लाइन। आप इसको कभी थैंक यू मत लिखिएगा। एप्लीकेशन में ये तरीका नहीं है, एप्लीकेशन में लेटर में ये तरीका गलत माना जाता है, ये फॉर्मल तरीका है। थैंक यू लिखेंगे, और यहाँ पे योर में देखिए यस लगा हुआ है, तो कभी योर नहीं लिखेंगे। योर में क्या लगाएंगे, यस जरूर लगाएंगे, योर्स ओबीडिएंट, तब सही होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन में कभी अपना रियल नाम मत लिखिएगा। एप्लीकेशन में नेम लिख करके वहां पे नेम की जगह पे ABCD कुछ भी लिख दीजिएगा, रियल नेम नहीं लिखेंगे अपना। और गलती से तो मोबाइल नंबर बिल्कुल मत लिखना, मोबाइल नंबर बिल्कुल नहीं लिखना, रूल नंबर रियल वाला भी नहीं लिखना। तो एक और लेटर है, एडिटर को लिखा गया, एडिटर को किसी न्यूज वाले को लिखा है कि फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लगातार बिजली कट रही है, तो उसके लिए किसी एडिटर को लिखा गया। यहाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लिखा गया। तो फिर वही है, पहले सेंडर का एड्रेस है और फिर लेटर को रिसीव करने वाले का फिर एड्रेस है। फिर आपका सब्जेक्ट है फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, ये आपके क्वेश्चन में ही मिलेगा सब्जेक्ट। फिर सर या मैडम लिख करके पूरा अपना मैटर लिखना शुरू करेंगे 2 से 3 पैराग्राफ में। और फिर क्लोजिंग लाइन आपका आएगा थैंकिंग यू, फिर योर्स आएगा, ठीक है। फिर वही कहानी है, पुरानी वाली कहानी है। अब आएंगे सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्या है, ये आपका लिटरेचर है, ये आपका 40 नंबर का टोटल रहेगा। ये जो आपका फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक है ना, जिसमें प्रोज और पोएट्री है, तो प्रोज से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 2 शॉर्ट टाइप का, 2 क्वेश्चन पूछेगा शॉर्ट टाइप, जिसका आंसर आपको 30 से 40 वर्ड में देना रहेगा। 30 से 40 वर्ड का मतलब यह है कि आपको इसका आंसर कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 सेंटेंस में कंप्लीट करना है, ठीक है। शॉर्ट का आंसर है ये, तो कम से कम 3 सेंटेंस तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि ये आपका कितने नंबर का होता है, शॉर्ट है 2 क्वेश्चन रहेगा और 3-3 नंबर का रहेगा 2 क्वेश्चन, यानी टोटल आपका 6 नंबर का रहेगा। प्रोज से नहीं, 6 नंबर 4 नंबर का है, इंटर का है ना, हाई स्कूल का नहीं है। हाई स्कूल ये कितने का है, एक शॉर्ट क्वेश्चन कितने का है, 4 नंबर का है। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 8 नंबर का ये शॉर्ट है, यानी ये हाई स्कूल का मैंने लिख दिया। तो ये आपका कम से कम
कम से कम आप करिए 4 नंबर का कम से कम 4 सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेंटेंस, ठीक है। कम से कम 4 सेंटेंस, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेंटेंस देंगे जब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये सेंटेंस है, लाइन नहीं है क्या ये सेंटेंस है, याद रखेंगे। फिर आपको पूरा नंबर कटेगा नहीं, पूरा नंबर आपको मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, अभी एग्जाम्पल में आपको दिखेगा कि कितना सेंटेंस लिखा हुआ उसमें। अब देखिए ये आपको और सेक्शन डी लिटरेचर, अब 2025 का ये सेट है पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है 40 शब्दों में आंसर करना है, 4 नंबर का 2 है। तो ए और बी रहेगा, ए में भी 2 क्वेश्चन रहेगा, चाहे इसको करिए या और वाला ये करिए। बी में भी 2 क्वेश्चन रहेगा, चाहे इसको करिए चाहे इसको करिए। यानी 2 क्वेश्चन करना और 4 क्वेश्चन आपको मिलेगा। 2 आपको ऑप्शन में छोड़ सकते हैं, अब छोड़ेंगे तो एक ही करेंगे। ए में से दोनों में से कोई एक ही करना है, बी में से चाहे और के ऊपर वाला चाहे और के नीचे वाला, कोई एक ही करना है। तो और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा आपको। अभी प्रोज चल रहा है, ये प्रोज लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए 7 नंबर का ही है। इसमें 2 क्वेश्चन रहेगा ए बी, दोनों में से कोई एक करना रहेगा। अभी आंसर उसका देखेंगे कितना सेंटेंस अभी लिखा हुआ है, आपको दिखाया जाएगा। और जब जाएंगे ना लिटरेचर में, जब प्रोज जब पोयम में जाएंगे, तो पोयम में देखिए 4 लाइन का एक पोयम देगा, ठीक है। और उसी से 3 क्वेश्चन पूछेगा आपका 2-2 नंबर का, यानी 6 नंबर हो जाएगा। देखिए ए बी सी, ये आपका क्या है, 2-2 नंबर का 3 क्वेश्चन है। पहला पोयम से रिलेटेड ही कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद सेंट्रल आइडिया पूछेगा, 3 को पोयम का नाम देगा और आपको ये 4 नंबर का आपका है। 3 पोयम का नाम देगा और 1 पोयम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, तीनों का नहीं लिखना है, एक का लिखना है। तो कीपिंग क्वाइट और थिंग ऑफ ब्यूटी और रोड साइड स्टैंड, बस यही 3 पोयम का सेंट्रल आइडिया याद कर लो, 4 नंबर पक्का है। तो ये आपका कितना हो गया, 10 नंबर क्या हो गया, पोएट्री से हो गया, 15 नंबर प्रोज से हो गया। अब बाकी अब का आपका जो है 15 नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री से रहेगा। फिर वही है कि 2 क्वेश्चन शॉर्ट में रहेगा 4 नंबर का, और एक क्वेश्चन 7 नंबर का रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन, यानी टोटल 8-7-15 नंबर का ये आपका सप्लीमेंट्री भी रहेगा 15 नंबर का। क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना सेंटेंस में लिखा हुआ है। यहां शुरू हुआ, एक सेंटेंस यहां कंप्लीट हो गया, फिर ये आगे बढ़ रहा। इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस है कि अब 4-5 लाइन आपको दिख रहा है, लेकिन सेंटेंस केवल 2 ही है शॉर्ट में। तो लाइन कितना, सेंटेंस बड़ा बड़ा है, ठीक है। यहाँ भी सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस बस एक ही है, एक ही सेंटेंस है, लेकिन एक ही सेंटेंस है। भाई साहब थोड़ा साइड रहिए। लेकिन लाइन देखिए 4 लाइन है, एक ही सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस है, 4 लाइन है। अब ये शॉर्ट ही चल रहा, यहाँ देखिए 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड है, ठीक है। बिल्कुल आपका स्टैंडर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कम से कम 3 लाइन तो होना चाहिए शॉर्ट का। या एक ही सेंटेंस को बड़ा सा लिख दो। लॉन्ग में आएंगे थोड़ा सा लाइन बढ़ जाएगा, सेंटेंस की संख्या बढ़ जाएगी। देखिए सेंटेंस क्या है, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, या सेंटेंस की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। शॉर्ट में क्या था, या तो 1 था बड़ा सा, नहीं तो 2 बड़ा था, क्वांटिटी वही था, लेकिन सेंटेंस की संख्या बढ़ गई लॉन्ग वाले में। तो ऐसे ही है, ऐसे ही आपका सेंटेंस पूरा क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो ये पूरा आपका क्या है, इसी तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। जितने क्वेश्चंस आपको दिखाए गए हैं बिल्कुल बिल्कुल प्रीवियस ईयर के पेपर थे, पिछले साल पूछे गए सवाल थे। तो जितना इसमें एंटोनिम है, सिनोनिम है, और जितना वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इडियम्स, फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब है, वो सब रट लेना, सब इंपॉर्टेंट है। बाकी नरेशन जितना है वो सब बता दिया गया।
मैं बता रहा हूँ कि अगर आप तैयार कर लेते हैं टोटल जितना बताया गया है, तो अगर आप टोटल तैयार कर लेंगे तो आपका मुझे लगता है कि 100 में से 40 से 50 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो जितना भी आज क्वेश्चन बताया जा रहा है, ये बताया गया है, तो अगर आप पूरा सेशन में जितना क्वेश्चन है उसको एकदम याद रटने वाला चीज रट लेते हैं और जो समझाया गया उसको समझ लेते हैं, तो आप कम से कम 45 से 50 नंबर बोर्ड एग्जाम, ये जो बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं 2026 का, केवल ये 2 घंटे का ये सेशन लेकर के आप आराम से 45 से 50 नंबर गेन कर सकते हैं, अगर आप जितना इसमें ट्रिक वगैरह इसमें समझाया गया उसको फॉलो करते हैं तो उम्मीद है कि आप इस पूरा वीडियो आप देखेंगे, पूरा क्लास लेक्चर सुनेंगे, पूरे ट्रिक को अपनाएंगे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, और फॉलो करेंगे, फुल में फुल नंबर आपको मिलेगा, नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, अब जो बचा है कुछ टॉपिक बचा है, जैसे ट्रांसलेशन बचा हुआ है, और अभी सिंथेसिस बचा हुआ है, और अभी ट्रांसफॉर्मेशन बचा हुआ है, तो उसको अगले सेशन में लेके आ जाएंगे। और एक अभी बचा है क्या, होमोफोन्स। बस इतनी चीजें बची हुई हैं, इसको एक क्लास में लेके आ जाएंगे। ठीक है, 4 टॉपिक है एक क्लास में, 2 घंटे का, इसको बना दिया तो फिर आपका पूरा समझिए कि आपको 90 मार्क्स तो आपको केवल 2 सेशन करने से आ जाएगा। अभी ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास आपके एग्जाम में नंबर गेन करने में आपकी मदद करेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, अंदर से आपके डर निकलेगा कि चलो यही तो, इतना ही तो तैयार करना है, इतना ही तो याद करना है। पार्ट 2 में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।